नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक। 2 प्रस्ताव किए गए पारित। बैठक में जाति जनगणना और ऑपरेशन सिंदूर पर प्रस्ताव पास। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सैन्य बलों और प्रधानमंत्री को दी बधाई। जातिगत जनगणना के फैसले को बताया ऐतिहासिक। एनडीए की मुख्यमंत्री परिषद बैठक में प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का दिया मंत्र। प्रधानमंत्री ने सभी को टीम इंडिया के रूप में काम करने का दिया निर्देश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खात्मे की रणनीति पर की चर्चा। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता पर दिया प्रस्तुतिकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से किया राष्ट्र को संबोधित। कहा, आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट। ऑपरेशन सिंदूर देश के संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माओवाद के खिलाफ सामूहिक लड़ाई में मिल रही सफलता से गढ़चिरौली से लेकर दंतेवाड़ा में आ रहे सकारात्मक परिवर्तनों का किया जिक्र। कहा, माओवादी हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से सामान्य हो रहे हैं हालात। शिक्षा और खेल दोनों में ही बच्चे कर रहे हैं कमाल। और रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला डेलीगेशन रवाना। फ्रांस समेत 6 यूरोपीय देशों का करेंगे दौरा। सुप्रिया सूले के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने कतर में शूरा परिषद की उपाध्यक्ष से की मुलाकात। बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने बहरीन के उप प्रधानमंत्री से की मुलाकात। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की आज नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में 2 प्रस्ताव पारित किए गए। पहला प्रस्ताव ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय रक्षा बलों और प्रधानमंत्री को बधाई देने के साथ पारित हुआ। इस दौरान सेना और सरकार की प्रशंसा की गई। ऑपरेशन सिंदूर पर एकनाथ शिंदे ने एनडीए की बैठक में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आम भारतीयों को नया आत्मविश्वास और आत्मसम्मान दिया है। केंद्र सरकार की नीति, सेना के शौर्य और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहस ने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की शांति यात्रा में बाधा डालने वालों को करारा जवाब है। वहीं बैठक में मोदी सरकार द्वारा जनगणना में जाति जनगणना कराए जाने के ऐतिहासिक फैसले पर भी प्रस्ताव पारित किया गया। मोदी सरकार के फैसले को प्रस्ताव में ऐतिहासिक बताया गया है। जाति जनगणना को वक्त की मांग बताते हुए मोदी सरकार के फैसले की सराहना की गई। बैठक में एनडीए द्वारा शासित सभी 20 राज्यों के लगभग 20 मुख्यमंत्री और 18 उप मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद हैं। बैठक में राज्यों की तरफ से प्रेजेंटेशन भी रखे गए। मोदी सरकार के 11 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं, उसको लेकर कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही आपातकाल की 50वीं बरसी को देश भर में लोकतंत्र की हत्या दिवस के रूप में मनाने से जुड़े कार्यक्रमों पर भी विचार विमर्श किया गया। दिल्ली में एनडीए के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के सख्त रुख को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी शर्त पर और कहीं भी आतंकवाद को सहन नहीं करेगा। इस बैठक में हमारे 20 मुख्यमंत्री और 18 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स ये उपस्थित रहे। इस कॉन्क्लेव में 2 प्रस्ताव पारित हुए। एक प्रस्ताव तो ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो हमारे फौज के
हमारे आर्मी ने, हमारे आर्मी के जवान्स ने जो देश की सेवा की है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई और जो हमारी आर्मी है जिसने अपना पराक्रम दिखाया है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा हुई है। तो ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जातिगत जनगणना का फैसला लिया गया है। देश में पहली बार बिहार की सरकार ने इसके लिए प्रस्ताव पारित किया था, जिसके लिए हम बिहार सरकार का धन्यवाद करते हैं। जातिगत जनगणना, इस जातिगत जनगणना के विषय पर जिसको भारत की कैबिनेट ने मोदी जी के नेतृत्व में स्वीकृति दी है और ये हमारी कल्पना शुरू से थी और हमारे बिहार की सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार जिसने सबसे पहले इसका प्रस्ताव लाया था, उसको भी ध्यान में रखते हुए और यह जातिगत जनगणना पर भी प्रस्ताव पारित हुआ और सभी लोगों ने इसको जहां इसकी सहमति के साथ साथ जो मोदी जी का निर्णय हुआ है उसकी प्रशंसा के साथ साथ साधुवाद देने का काम इस प्रस्ताव में हुआ है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के हर वर्ग के लिए समान रूप से कार्य किया जाता है। हमारी पार्टी राजनीति नहीं बल्कि जनहित के लिए कार्य करती है। जातिगत जनगणना हमारे लिए राजनीतिक एजेंडा नहीं बल्कि दलितों, वंचितों और पिछड़ों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने का एक जरिया है। हम जातिगत राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित जो छूट गए हैं उनको मुख्य धारा में समावेश करना, जो भी जिस तरीके से छूटा हुआ व्यक्ति है उसको मुख्य धारा में समावेश करना, यह समाज की आवश्यकता है और जातिगत जनगणना के माध्यम से हम इसको देखते हैं और इसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपातकाल को लेकर जेपी नड्डा ने कहा कि आजाद भारत में किस पार्टी ने लोकतंत्र का गला घोटकर सालों तक राज किया, ये देश की जनता जानती है। इसलिए हम आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर जनता को बताएंगे कि किस प्रकार कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोटा। 25-26 जून को इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो रहे हैं, तो वह भी एनडीए उसको भी जनता को उजागर करेगा कि किन लोगों ने प्रजातंत्र का गला घोटने का, डेमोक्रेसी को क्रश करने का, डेमोक्रेसी को थ्रॉटल करने का कुत्सित प्रयास किया। इसको भी हम जनता तक बताएंगे। 25 जून को 50 साल पूरे हो जाएंगे, तो यह भी जो डेमोक्रेसी को थ्रॉटल करने की, इस वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को जो प्रयास हुआ था, वह भी हम जनता के बीच में ले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को गुजरात की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। सोमवार सुबह प्रधानमंत्री दाहोद में लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को हरी झंडी भी दिखाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री दाहोद में करीब 24,000 करोड़ रुपए की लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सोमवार की ही शाम प्रधानमंत्री भुज में 53,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। वहीं मंगलवार को प्रधानमंत्री गांधीनगर में गुजरात शहरी विकास की 20वीं वर्षगांठ के समारोह में भाग लेंगे और शहरी विकास वर्ष 2025 का शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वडोदरा में प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में एक रोड शो भी करेंगे, जहां नारी शक्ति द्वारा प्रधानमंत्री का स्वागत और सम्मान किया जाएगा। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर वडोदरा के लोगों में काफ़ी उत्साह है। यहाँ के लोग प्रधानमंत्री का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
ऑपरेशन सिंदूर हमारा जवाब था आतंकवादियों को कि अगर हमारे देश में आतंकवाद फैलाने की कोशिश की या हमारे भाईचारे को किसी ने भी बिगाड़ने की कोशिश की तो हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। आदरणीय वड़ा प्रधान श्री के लिए उनका सत्कार करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए सभी मन से बहुत ही तत्पर है। जो कल पूरी नारी शक्ति मोदी साहब के सामने जो वो रोड शो करेंगे तो मैं मानता हूँ कि देश का और दुनिया में देश का जो नाम किया है मोदी साहब ने और तीनों सेना ने और हमारे बड़ौदा की सोफिया कुरैशी जो लीड की जो ऑपरेशन सिंदूर में, वो भी काबिल तारीफ है। वड़ा प्रधान जी का आना कल आ रहे हैं वो, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो यहाँ पधार रहे हैं। और दूसरा क्या है कि उन्होंने जो ये आतंकवादियों को जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है, उस सम्मान में उन्होंने ये सिंदूर यात्रा स्टार्ट किया है। तो ये पहली बार वो बड़ौदा पधार रहे हैं, तो उसके हिसाब में हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तैयारी की है। श्री नरेंद्र भाई मोदी आ रहे हैं वड़ा प्रधान, और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो जवाब दिया है वो बहुत सही तरीके से दिया है, और आने वाले टाइम में आतंकवाद पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री भुज यात्रा की भी दौरा करेंगे, भुज का भी, जहां प्रधानमंत्री ऊर्जा, परिवहन और बुनियादी संरचना से संबंधित 53,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर भुज के लोग भी बेहद उत्साहित हैं। साथ ही प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिंदूर ऑपरेशन को सफल करके हमारे कच्छ में पधारे हैं। हम उनका बहुत खुशी से, आनंद से स्वागत करते हैं। ये महिला मंडल उनके लिए बहुत खुश है और तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। वड़ा प्रधान जी कच्छ आ रहे हैं, इसके लिए हमें बहुत गर्व है। असा जो कच्छ नरेंद्र मोदी साहब को आवकार रहे हैं कि कच्छ के एक बार नहीं, 8वीं के 9वीं बार आज कच्छ आ रहे हैं, इसके लिए भी हमें बहुत गर्व है। हमारा सिंदूर के लिए उसने रक्षा की है, बहुत रक्षा की है। हम तो बॉर्डर पे है कच्छ में, मगर बहुत हम लोग रात को डर रहे थे, मगर हमारे जवान लोग हैं बहुत, वो लोग हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, इसलिए वो लोग के लिए हम सलाम कर रहे हैं। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। स्वाद और सेहत के लिए कच्ची घानी तेल का बैलेंस मात्रा में इस्तेमाल करें। मैंने तो तय कर लिया, अब आपकी बारी है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। कम तेल में बड़ी बात, सेहत रहे दिन और रात। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर हिंदू समाज की एकता पर जोर देते हुए कहा है कि भारत की एकता ही हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज और भारत एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं और जब हिंदू समाज सशक्त होगा तभी भारत भी गौरव प्राप्त करेगा। ऑर्गेनाइजर को दिए गए एक विशेष साक्षात्कार में मोहन भागवत ने पड़ोसी देशों में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार और मानवाधिकार संगठनों की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, जब तक हिंदू समाज खुद मजबूत नहीं होगा तब तक दुनिया में कोई भी उनके बारे में चिंता नहीं करेगा। मोहन भागवत ने हिंदू समाज को एकजुट और मजबूत होने का आह्वान करते हुए कहा कि आपको अपनी रक्षा खुद करनी होगी और किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। उन्होंने सुरक्षा को सिर्फ सीमाओं और सेना तक सीमित न बताते हुए इसे सभ्यता और मानसिकता से जोड़ा। आरएसएस प्रमुख ने बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों का उदाहरण देते हुए कहा कि अब वो वहां भागने के बजाय अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। मोहन भागवत ने कहा कि इस बार बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ जिस तरह गुस्सा दिखा है वो अभूतपूर्व है।
वहाँ के हिंदू अब कहते हैं कि हम भागेंगे नहीं बल्कि रहकर अपने हक के लिए लड़ेंगे। हिंदू समाज की अंदरूनी ताकत अब बढ़ रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मौजूदा वक्त में देश को और मजबूत बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत को इतना ताकतवर होना चाहिए कि कोई भी उस पर हमला करने की हिम्मत ना करे। उन्होंने कहा कि हमें शक्ति संपन्न होना ही पड़ेगा, हमें कोई जीत न सके इतना सामर्थ्य होना ही चाहिए। अपना स्वयं का बल ही वास्तविक बल है। सुरक्षा के मामले में हम किसी पर भी निर्भर ना हो, हम अपनी सुरक्षा स्वयं कर लें और सारी दुनिया मिलकर भी हमसे जीत न सके इतना सामर्थ्य संपन्न हमें होना चाहिए। हमें शक्ति संपन्न होना ही पड़ेगा क्योंकि दुष्ट लोगों की दुष्टता का अनुभव हम अपनी सभी सीमाओं पर कर रहे हैं। भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया है। नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने यह जानकारी दी है। उन्होंने नीति आयोग शासी परिषद की 10वीं बैठक के बाद मीडिया से कहा कि भारत में आर्थिक माहौल अनुकूल है। उन्होंने बताया कि आज के समय में भारत 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 4000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हवाला देते हुए सुब्रमण्यम ने कहा कि आज भारत की अर्थव्यवस्था जापान से भी बड़ी है। उन्होंने आगे कहा केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से अर्थव्यवस्था के मामले में बड़े हैं। Theme of the meeting itself and the first item in the agenda was Viksit Rajya for Viksit Bharat. Viksit Bharat Hetu Viksit Rajya. We are the 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the 3rd largest economy. और आइए अब आपको समझाते हैं कि आखिर भारत कैसे बना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तो आपको यदि हम समझाएं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले मजबूत घरेलू मांग इसकी बड़ी वजह साबित हुई है, जिसको अनुकूल जनसांख्यिकीय रुझान से बड़ा समर्थन मिला है। इसके साथ ही नीतिगत सुधारों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है और तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत निरंतर 6 से 7% की वार्षिक वृद्धि दर का आंकड़ा बनाए रखने में सफल रहा है। इसके अलावा वैश्विक भू राजनीतिक परिस्थितियों की जो चुनौतियों को भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपने लिए आपदा में अवसर की तरह उपयोग किया, ये महत्वपूर्ण है। यानी कि ग्लोबल ट्रेड टेंशन का भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कि इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल करने का प्रभाव क्या होगा। तो प्रभाव पर नजर डालें, उसमें G20 और IMF जैसे मंचों पर भारत का कद बढ़ेगा, साथ ही FDI में और वृद्धि होगी, यानी भारत का FDI और ज्यादा मजबूत होगा। साथ ही भारत प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता बढ़ेगी। इसके अलावा इकोनॉमिक लीडरशिप की दिशा में यह भारतीय अर्थव्यवस्था का बड़ा कदम है। साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, भारत के युवाओं को रोजगार के ज्यादा अवसर उपलब्ध होंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार होगा। यह वैश्विक प्रभाव भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था का उपभोक्ता वस्तुओं सेवाओं की मांग में वृद्धि होगी और भारत के दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि जिस दूरदर्शिता के साथ देश में पिछले 11 वर्षों से विकास कार्य हुए हैं, ये उसी का नतीजा है कि हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। उन्होंने कहा कि इस बड़ी उपलब्धि के पीछे का कारण ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को तकनीक के महत्व को लेकर जागरूक किया है। जिस दूरअंदेशी के साथ पिछले 10-11 वर्षों से एक योजनाबद्ध तरीके के साथ भारत एक विकास यात्रा पर निकला है, ये उसी का परिणाम। देखते ही देखते हम टॉप 5 में आए, अब 4 में, और धीरे धीरे उस अव्वल दर्जे में जिसका नाम 2047 का भारत होगा, जिसे हम विकसित भारत भी कहते हैं। मोदी जी ने कहा कि हर
नागरिक का ये दायित्व बनता है कि अपनी यथाशक्ति यथाक्षमता उसके निर्माण में अपना योगदान दे। पहली बार मोदी जी ने देश को जागरूक कराया टेक्नोलॉजी के महत्व को लेकर कि आज के बाद विश्व में जितना भी विकास होगा, जितना भी तरक्की होगी, वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी। और अगर हमें अपनी भौगोलिक भूमिका बनानी है, ग्लोबल प्लेयर बनना है, तो ये हमारे लिए लाजिम है, अनिवार्य है कि हम ग्लोबल बेंचमार्क्स पर पूरे उतरे, ग्लोबल पैरामीटर्स पर पूरे उतरे और हमारी स्ट्रेटेजीज भी पूरी हो। और यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। The sun shines brightly on its glorious soil, endowed with a wealth of natural resources, the northeast of India. Led by the Honorable Prime Minister's vision of a Viksit Bharat, explore a flight of modernity and future, and huge investment opportunities, 8 states, infinite possibilities, one powerful summit. Rising Northeast, the Investors Summit. Register now. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार और आइए अब बात करते हैं जरा बिहार की। राजद के बड़े नेता और लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेज प्रताप यादव को बड़ा झटका लगा है। उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है। लालू प्रसाद यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। उन्होंने आगे लिखा कि ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। लालू यादव के अलावा तेज प्रताप के छोटे भाई तेजस्वी यादव ने भी कहा कि तेज प्रताप अपने निजी जीवन का फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा कि वो पार्टी के अध्यक्ष लालू यादव के फैसले के समर्थन में हैं। उन्होंने तेज प्रताप के बारे में कहा कि वो एडल्ट है और अपना फैसला खुद ले सकते हैं। हमें ये सब चीज़ें ना तो अच्छा लगता है ना बर्दाश्त हम करते हैं। दूसरी बात, हम अपना काम कर रहे हैं, बिहार के प्रति हम समर्पित हैं और हम जनता के दुख सुख में हम भाग ले रहे हैं, जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। हम नेता विरोधी दल हैं। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है। उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है, जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। और बिहार सरकार में मंत्री जीवेश मिश्रा ने तेज प्रताप यादव को पार्टी और घर से निकालने पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद के घर और पार्टी में हमेशा नाटक होता रहता है। तेज प्रताप यादव के साथ ऐसा व्यवहार लालू प्रसाद परिवार की मानसिकता को दर्शाता है। हमें उनके साथ बहुत सहानुभूति है। तेज प्रताप जी चमत्कारी पुरुष हैं, कभी बाबा बन जाते हैं, कभी प्रेमी बन जाते हैं, कभी साधु बन जाते हैं। उनको अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। वो बड़े पुत्र हैं उस परिवार के, उनकी उपेक्षा हुई है उस परिवार के अंदर। उनको इन्हीं नौटंकियों में फंसा करके उनके परिवार के लोगों ने उनका शोषण किया है। तो उनको अपने परिवार में युवराज होने के नाते, बड़े पुत्र होने के नाते उनको अपने अधिकार की लड़ाई इन नौटंकियों को छोड़कर लड़ना चाहिए। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने आज दिल्ली के गोवा सदन में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ शिष्टाचार मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का 7वां समूह 6 देशों की यात्रा पर रवाना हो गया है। इस दौरे का उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब करना है।
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हम भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय संघ, इटली और डेनमार्क का दौरा करेगा। This delegation represents the entire country. पूरा भारत जा रहा है, ठीक है। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान एक है और वही भाषा हम लोग बोलने जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को बेनकाब करने के उद्देश्य से भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कई देशों में पहुंच रहा है। सुप्रिया सुले के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कतर पहुंचा है। राजधानी दोहा में एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने शूरा काउंसिल के उपाध्यक्ष डॉक्टर हमदा बिन्त हसन अल सुलैती और शूरा काउंसिल के अन्य सदस्यों से मुलाकात की। इससे पहले सुप्रिया सुले और प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने भारतीय दूतावास में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। कतर में भारतीय राजदूत विपुल ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। ये प्रतिनिधिमंडल मिस्र, इथियोपिया और दक्षिण अफ्रीका का भी दौरा करेगा। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी, आप सांसद विक्रमजीत साहनी, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर, टीडीपी सांसद लवु श्रीकृष्ण देवरायलु, कांग्रेस नेता आनंद शर्मा, भाजपा नेता वी मुरलीधरन और पूर्व राजनयिक सैयद अकबरुद्दीन शामिल हैं। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।